नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राष्ट्रसंघ की प्रकृति, संरचना एवं कार्य के बारे में बताऊंगी। सर्वप्रथम मैं आपको राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। राष्ट्रसंघ की कल्पना वर्साई की संधि 1919 के बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उस समय वह अपनी गर्भावस्था में था। राष्ट्रसंघ के निर्माताओं के लिए कई उदाहरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रमाणित हुए, जिनमें जैसे कंसर्ट ऑफ यूरोप, मध्यस्थता पद्धति एवं शस्त्रीकरण को सीमित करने की प्रवृत्ति, राष्ट्रसंघ के पूर्ववर्ती सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं शांति की योजनाएं आदि। तो राष्ट्रसंघ के निर्माण के लिए अनेक राजनयिकों ने अपनी अपनी योजनाएं प्रस्तावित की। सभी का उद्देश्य न्यूनाधिक रूप से युद्ध की विभीषिकाओं को दूर करना, शांति को चिरस्थायी करना तथा अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए स्थायी व्यवस्था की स्थापना करना था। अपनी योजना के अंतर्गत उन्होंने मांग की कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाए जो शांतिपूर्ण साधनों द्वारा, न कि युद्ध द्वारा, विवादों को तय करने में सक्षम हो। निम्नलिखित योजनाओं ने राष्ट्रसंघ के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जैसे लॉर्ड ब्राइस की योजना, टाफ्ट योजना, विल्सन की योजना, फिलीमोर की योजना, सिसिस की योजना और जनरल स्मट्स की योजना आदि। राष्ट्रपति विल्सन को राष्ट्रसंघ का जनक कहा जाता है। उन्होंने अमेरिकी सीनेट में भाषण देते हुए विश्व लीग की स्थापना पर जोर दिया था। उनकी मान्यता थी कि युद्ध के द्वारा स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। विल्सन एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करने के इच्छुक थे जिनका आधार राष्ट्रों की समानता, सार्वभौमिक सत्ता, पारस्परिक सम्मान और सहयोग के आधार पर निर्मित हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने 8 जनवरी 1918 को एक 14 सूत्री कार्यक्रम विश्व के सामने प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण पर जोर दिया। पेरिस के शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ के संविधान को तैयार करने के लिए विल्सन की अध्यक्षता में 19 सदस्यों के एक आयोग की स्थापना की गई। उस आयोग में छोटे राष्ट्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला। 14 जनवरी 1919 को उक्त आयोग द्वारा एक प्रस्ताव सम्मेलन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसे 28 अप्रैल 1919 को कुछ सामान्य संशोधनों सहित स्वीकृत कर दिया गया। राष्ट्रसंघ को शांति संधियों का अभिन्न अंग बनाया गया। जैसे कि हार्डी ने कहा, राष्ट्रसंघ शांति सम्मेलन का एक महान रचनात्मक कार्य था। इसकी आत्मा पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय थी और उन सदस्यों के हाथों में जो निस्वार्थ भाव से इसका उपयोग करने का संकल्प करते, यह शांति का एक शानदार उपकरण बन सकता था। तो शांति संधियों के प्रथम 26 धाराओं में राष्ट्रसंघ से संबंधित व्यवस्थाओं का ही उल्लेख है। राष्ट्रसंघ की प्रकृति के बारे में यदि हम बात करें तो ऑर्गेन्स्की ने लिखा कि यह स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय सरकार नहीं थी। वह प्रभुत्व या संप्रभुता संपन्न राज्यों का एक ऐसा ऐच्छिक संगठन था जिसके सदस्यों ने प्रतिज्ञा पत्र में वर्णित कुछ नैतिक और आर्थिक दायित्वों को स्वीकार कर लिया था, परंतु इससे अधिक कुछ भी नहीं। मॉर्गेंथो ने, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत महान विद्वान रहे हैं, इस संबंध में कहा कि राष्ट्रसंघ पवित्र मैत्री संघ के विपरीत एक वास्तविक संगठन था, जिसका वैधानिक व्यक्तित्व था और जिसके अभिकर्ता और अभिकरण थे। राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो प्रसंविदा के अनुसार राष्ट्रसंघ के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का संप्रवर्तन तथा शांति एवं सुरक्षा की उपलब्धि, और दूसरा है सामाजिक कल्याण। प्रसंविदा के अनुच्छेदों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के उपरांत राष्ट्रसंघ के
निम्नलिखित प्रयोजन हम प्रतीत होते हैं, जैसे युद्ध की रोकथाम करना, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और प्रतिष्ठापूर्ण संबंध स्थापित करना, राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का नियमन करने में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता प्रदान करना, राष्ट्रों द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का सम्मान करना और उन पर न्यायपूर्ण आचरण करना, वर्साय संधि को क्रियान्वित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रारंभ में इसके 52 राष्ट्र थे, किंतु बाद में बढ़कर 57 हो गए। राष्ट्र संघ में 3 प्रकार के सदस्य रहे हैं। वे राष्ट्र जो इसके मौलिक सदस्य थे, एक आमंत्रित राष्ट्र और समझौता पत्र लागू होने के बाद बनाए गए सदस्य राष्ट्र। तो राष्ट्र संघ के संविधान में यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को स्वीकार करने, सैनिक शक्ति और शस्त्रास्त्रों के संबंध में राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने पर अपनी सहमति प्रकट करे तथा राष्ट्र संघ की सभा के सदस्य 2/3 मतों से उसे सदस्य बनाने के लिए अपनी सहमति प्रदान करे, तो उसे राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जा सकेगा। किसी भी सदस्य राष्ट्र को परिषद की सर्वसम्मति से ही राष्ट्र संघ से पृथक किया जा सकेगा। अब है सदस्यता का प्रत्याहरण कैसे किया जाता है। कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता निम्नलिखित या निम्न प्रकार की परिस्थितियों में वापस ले सकते हैं। जैसे 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर कोई भी सदस्य राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग सकता था। दूसरी बात, कोई सदस्य राज्य किसी संशोधन से असंतुष्ट होकर अपनी सदस्यता का परित्याग कर सकता था, लेकिन अलग होने से पहले उसे अपने सभी सामान्य एवं प्रसंविदा अंतर्गत दायित्व पूरे करने होते थे। यदि कोई सदस्य राज्य अपना उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ पाया जाता, तो परिषद की सर्वसम्मति से उसे राष्ट्र संघ से निकाला जा सकता था। सन 1937-38 के बीच राष्ट्र संघ के सदस्य 58 संप्रभु राज्य थे और एक समय राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 62 तक पहुंच चुकी थी। पर अप्रैल 1946 में राष्ट्र संघ की सभा के अंतिम अधिवेशन के समय 34 राष्ट्र इसके सदस्य बने थे और शेष सदस्य राज्य भिन्न भिन्न कारणों से इससे पृथक हो गए थे। राष्ट्र संघ का विधिक स्वरूप यदि हम जानें, तो राष्ट्र संघ के विरोधियों ने उसे तरह तरह की संज्ञाएं दी। सोवियत रूस ने राष्ट्र संघ को एक कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में सोवियत रूस के विरुद्ध पश्चिम का षड्यंत्र बताया, जिसके द्वारा कुछ संयुक्त शक्तियां दूसरे राज्यों को हड़पना चाहती थी। लेकिन इस तरह की धारणा सत्यता से बहुत दूर थी। कुछ विरोधियों ने इसे अधिराज्य बताया था, जो इस तथ्य को अंतर्निहित किए हुए था कि राष्ट्र संघ के सदस्य बनने वाले राज्य उसके उपरांत अपनी संप्रभुता एवं स्वतंत्रता खो देंगे। लेकिन सदस्य राज्यों ने राष्ट्र संघ में प्रवेश करने के पश्चात भी अपनी संप्रभुता एवं स्वतंत्रता का परित्याग नहीं किया था। ये सभी देशों को या राज्यों को समझ आ गई थी। तो राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद 5(1) के अनुसार सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में राष्ट्र संघ की परिषद एवं सभा में सर्वसम्मति के सिद्धांत ने अपने सदस्यों में से किसी एक के भी इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेने की संभावना को समाप्त कर दिया। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र संघ कोई विश्व राज्य या विश्व सरकार नहीं था, जो अपने निर्णयों को व्यक्तिगत सदस्यों के उनके पृथक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए बिना ही अपने नाम पर क्रियाशील होने का अधिकार रखता हो। कुछ लोग तो यह भी तर्क देते हैं कि जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून सामान्य रूप से संप्रभु राज्यों पर अवरोध आरोपित करता है, उसी प्रकार राष्ट्र संघ की सदस्यता से ग्रहण किए गए दायित्वों ने सदस्य राज्यों पर अवरोध अधिरोपित किया था और उसकी संप्रभुता को परिसीमित कर दिया था।
इसलिए राष्ट्रसंघ एक अधिराज्य से कम नहीं था। ऐसे विचार नितांत भ्रामक है। वस्तुतः राष्ट्रसंघ न तो अधिराज्य था, न उसने राज्यों की संप्रभुता को आत्मसात किया और न ही उनकी हैसियत घटाकर उन्हें संरक्षित राज्य की स्थिति में रखा। अपनी सामान्य संरचना में राष्ट्रसंघ का दर्जा संभवतः महापरिसंघ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जो राज्यों का एक शिथिल संघ था और जिसमें सदस्य राज्य अपनी अप्रकट संप्रभुता एवं स्वतंत्रता से वंचित हुए बिना अपने को कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए संबद्ध कर चुके थे। तो वास्तव में राष्ट्रसंघ सदस्य राज्यों के मध्य एक सहकारिता की लिखत ही थी। राष्ट्रसंघ का अपना निजी सामूहिक स्वरूप था, क्योंकि वह अपने स्वयं के नाम पर संपत्ति का हक लेने में सक्षम था। राष्ट्रसंघ सामूहिक निकाय के रूप में संविदाएं करने तथा अधिकार प्राप्त करने एवं दायित्व ग्रहण करने में समर्थ था। यह सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का प्रशासन करने एवं विशेष राज्यों के लिए न्यासी के रूप में कार्य करने में सक्षम था और अपने पदाभिहित अभिकर्ताओं द्वारा प्रदेश का शासन तथा आश्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के अभिभावक एवं संरक्षक के रूप में कार्य करने में समर्थ रहा है। राष्ट्रसंघ स्वतः अपने सदस्यों के प्रदेश में इस प्रकार विधिक क्षमता तथा ऐसे विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों का उपभोग कर सकता था जो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक थी। तो हालांकि राष्ट्र संघ की प्रसंविदा में उसके सामूहिक स्वरूप के विषय में कोई भी स्पष्ट उपबंध नहीं थे, फिर भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से राष्ट्रसंघ को अंतर्राष्ट्रीय एवं देशिक दोनों ही विधिक व्यक्तित्व प्राप्त थे, क्योंकि उनके बिना वह अपने कार्यों को दक्षतापूर्ण करने में समर्थ नहीं होता था। धन्यवाद।